हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास ऑफ फॉर्मुलेटर। और आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है टेक्निकल राइटिंग PYQ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ टेक्निकल राइटिंग। और ये 2020 का मेरे हाथ में है। इसमें दरअसल दो तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, एक है ऑब्जेक्टिव और दूसरा है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब वही जो चार आपके ऑप्शंस हैं उसमें को टिक करना है, और फिर उसके बाद क्या है सब्जेक्टिव। तो हम कैसे बताएंगे, पहले वो बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव तो बताएंगे ही, सब्जेक्टिव का क्या है कि एक हम बैठ कर जिस तरह से एग्जाम में लोग आंसर लिखते हैं वैसे नहीं, सब्जेक्टिव का एक एक क्वेश्चंस को हम सिलेबस के हिसाब से हम लिखेंगे। और उसके बाद जब आप समझ जाइएगा तो आप इस क्वेश्चंस का आंसर आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर मैंने जैसे बताया है आप वैसे लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, टेक्निकल राइटिंग डिमांड्स यूज ऑफ लैंग्वेज। पहला उसमें ऑप्शन है फिगरेटिव, पोएटिक, फैक्चुअल या फिर ड्रामेटिक। मान लीजिए कि अगर हम यहां पर लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि क्या ये फिगरेटिव है, दूसरा पोएटिक है, तीसरा फैक्चुअल है, या फिर फोर्थ ड्रामेटिक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना। पूछ रहा है कि इसमें से टेक्निकल राइटिंग डिमांड्स इसमें इसको क्या चाहिए, क्या ये फिगरेटिव चाहिए, पोएटिक चाहिए, फैक्चुअल चाहिए या फिर ड्रामेटिक चाहिए। तो ये बात जानिए कि टेक्निकल राइटिंग में पोएम का कहीं कोई लेना देना नहीं है, ड्रामा का कोई भी लेना देना नहीं। फिगरेटिव का मतलब क्या होता है, ये एक दरअसल ये भी नहीं होगा, होगा तो ये फैक्चुअली होगा, लेकिन हम आपको पहले ही समझाते हैं कि फिगरेटिव का मतलब क्या होता है सर। तो ये आप जानिए फिगरेटिव का मतलब क्या हुआ। इंग्लिश में दरअसल एक टर्म है जिसका नाम है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच, ये फिगर ऑफ स्पीच में मेटाफर आता है, सिमिली आता है, जैसे ब्यूटीफुल एज रोज, तो देखते हैं ना रोज से उसको कंपैरिजन किया गया। स्ट्रॉन्ग एज माउंटेन, माउंटेन से उसको कंपैरिजन किया जा रहा है। तो ये सबको दरअसल फिगर बोला जाता है। तो ये सब की टेक्निकल राइटिंग में कहीं जरूरत नहीं है, इसलिए टेक्निकल राइटिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए, फैक्चुअल होनी चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी। अब चूंकि 1 का ये ए था तो अब 1 का ही अब बी अब आ रहा है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अवॉइडेड इन टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग में क्या नहीं होना चाहिए, क्या चीज हम लोग अवॉइड करके चले। फैक्ट्स को क्या अवॉइड कर दे ना, फैक्ट्स अवॉइड नहीं होगा। ग्रामर अवॉइड कर दे ना, ग्रामर भी अवॉइड नहीं होगा। पंक्चुएशन अवॉइड कर दे ना, पंक्चुएशन भी अवॉइड नहीं होगा। पर्सनल फीलिंग्स अवॉइड हो जाएगा, इसलिए इसमें करेक्ट आंसर होगा पर्सनल फीलिंग्स। सी नंबर आता है, फैमिलियर वर्ड्स मस्ट बी यूज्ड इन टेक्निकल राइटिंग। क्या टेक्निकल राइटिंग में फैमिलियर वर्ड्स यूज करना चाहिए, ट्रू या फॉल्स। ट्रू, यस करनी चाहिए। डी नंबर में आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन एन ईमेल। ईमेल में हमको क्या अवॉइड करना चाहिए, मतलब कि ईमेल में हमको क्या हटा करके चलना है। रॉन्ग ईमेल एड्रेस, क्या ये हटा करके चलना है। जरा समझिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड एन ईमेल, कि ईमेल में क्या काम नहीं करना चाहिए, क्या चीज हटा देना चाहिए। तो भाई हम लोग गलत ईमेल एड्रेस नहीं लिखेंगे, अगर हम लोग ईमेल टाइप करना है तो सही लिखेंगे। तो यही आंसर होना चाहिए। सब्जेक्ट लाइन तो होता ही है, स्माइलीज, री रीडिंग, यहां तक कि देखिए इस क्वेश्चन का मतलब बस ये हुआ कि ईमेल में हम लोग क्या चीज अवॉइड कर सकते हैं। क्या री रीडिंग अवॉइड करेंगे, री रीडिंग का मतलब होता है दोबारा पढ़ना, तो नहीं, ये अवॉइड नहीं कर सकते। जब भी ईमेल लिखते हैं तो एक बार पढ़ना ही चाहिए। सब्जेक्ट लाइन को क्या अवॉइड कर सकते हैं, नहीं, इसको भी नहीं कर सकते हैं। रॉन्ग ईमेल एड्रेस, ये इसको तो अवॉइड ही करना है, क्योंकि इसी में तो सही सही चीज हमको लिखना है, यानी इसका आंसर फर्स्ट होगा। तो स्माइलीज अवॉइड हो सकता है, पता नहीं ये क्यों दे दिया गया इसमें स्माइलीज। मतलब देखते हैं ना, जब आप लोग फोन से कोई चीज टाइप करते हैं तो एक इस तरह का फोटो आता, हंसता हुआ बच्चा, रोता हुआ, है ना, फ्लैग, कुछ कुछ इस तरह का, वो स्माइलीज उसको कहा जाता है। तो उसका तो खैर कोई काम है नहीं, पता नहीं क्यों दे दिया गया, बट हाँ इसका आंसर होगा डी नंबर का फर्स्ट, रॉन्ग ईमेल एड्रेस। ई नंबर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड फ्री ईमेल। कौन फ्री ईमेल प्रोवाइड नहीं करता, यानी कि अधिकतर जो हम लोग ईमेल जो सर्विस हम लोग यूज करते हैं सब फ्री सर्विस करते हैं।
लेकिन कोई ऐसा है जो फ्री में प्रोवाइड नहीं करती है? क्या? हॉटमेल, रेडिफ, व्हाट्सएप, याहू। व्हाट्सएप फ्री में नहीं करती है, बाकी सब आपका फ्री में करता है। व्हाट्सएप दरअसल आपका डेटा तो हर कोई लेता है, लेकिन ये जैसे जीमेल हो गया, याहू हो गया, ये सब आपको सर्विस, ये सब आपसे चार्ज नहीं लेता है। एफ नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इजीएस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का सबसे इजी वे कौन सा है? पहला ईमेल, टेलीफोन, फैक्स, लेटर। तो लेटर तो भाई बहुत दिन के बाद जाता है। क्या फैक्स है? फैक्स भी नहीं है इजी मेथड। टेलीफोन तो है, लेकिन सबसे इजी ईमेल है, फटाक से लिखो और फटाक से पहुंच गया वो। तो क्या व्हाट्सएप नहीं है? तो व्हाट्सएप तो इसमें ऑप्शन देता नहीं है ना, इस बात को ध्यान में रखना है। जी नंबर, व्हाट ऑडियंस आर लिस्ट इंफॉर्मेशन नीडेड? हाँ, कि किस तरह के ऑडियंस को कम इंफॉर्मेशन की जरूरत है। पहला नंबर लोटेक ऑडियंस, दूसरा ले ऑडियंस, ले मीन्स जो नॉर्मल आदमी है। लोटेक ऑडियंस मतलब क्या? लोटेक ऑडियंस कहने का मतलब जिसको टेक्नोलॉजी की नॉलेज कम है। हाईटेक ऑडियंस, या फिर चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन जी नंबर बोल रहा है व्हाट ऑडियंस आर लिस्ट इंफॉर्मेशन नीडेड? किस तरह की ऑडियंस को कम इंफॉर्मेशन की जरूरत है, यानी कम इंफॉर्मेशन भी देंगे तो चल जाएगा काम। यानी कि इसका आंसर होगा थर्ड नंबर, हाईटेक ऑडियंस, क्योंकि वो हाईटेक ऑडियंस है, उनके पास टेक्नोलॉजी की अच्छी ज्ञान है, तो भाई कम भी इंफॉर्मेशन देंगे तो बात बन जाएगा। एच नंबर, व्हाट मीन्स टू इम्पार्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज? मैसेज में मतलब कि अंडरस्टैंडिंग कौन कराता है? जैसे पहले यहां पे मुझे इसको बिना लिखे नहीं बता पाएंगे हम। एच नंबर में फर्स्ट एनकोडिंग, दूसरा रिसीवर, तीसरा डिकोडिंग, चौथा फीडबैक। क्वेश्चन है कि व्हाट मीन्स टू इम्पार्ट, यानी फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे हम व्हाट बोल रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे हम व्हाट बोल रहे हैं। व्हाट मीन्स टू इम्पार्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज? मतलब मैसेज की अंडरस्टैंडिंग किस बात को होती है? मान लीजिए कि यदि कोई दो आदमी बातचीत कर रहा है, और ये कुछ बोल रहा है और ये उसको क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो एनकोडिंग क्या होता है? ये जो बोल रहा है, ये जो निकाल रहा है। रिसीवर कौन हो गया? ये हो गया। डिकोडिंग यही डिकोड करेगा मैसेज को, और फीडबैक तो फिर ये फिर बताएगा। तो ये डिकोडिंग होगा यहां पर आंसर। क्यों? क्योंकि डिकोडिंग मीन्स टू इम्पार्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज। मैसेज को कैसे लोग समझते हैं? डिकोड करके समझते हैं, यानी इसका सही आंसर डिकोड होगा। आई नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अवॉइडेड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन? अगर एक अच्छा कम्युनिकेशन यदि मुझे करना है तो किस चीज की जरूरत है? नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अवॉइडेड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन यदि मुझे करना है तो इन चारों ऑप्शन में से क्या हटा दे? क्या मतलब अलग कर दे हम? शेयरिंग ऑफ एक्टिविटी, इसकी तो जरूरत है, तभी जाकर कम्युनिकेशन अच्छी होगी। लिसनिंग भी चाहिए, इसको नहीं हटा सकते हैं। एम्बिगिटी, इसको यही सही आंसर है, क्योंकि पोलाइटनेस भी होनी ही चाहिए। एम्बिगिटी का मतलब होता है कि आदमी जब बोलता है तो उसका एक मीनिंग नहीं 7-8 मीनिंग निकल कर चला आता है, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हुआ, यानी कि ये चीज इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये हुआ मेरा आई तक का। तो देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट का जे है, राइटिंग 4 सेंटेंसेस ऑन एक्सप्रेसिंग वर्सेस इम्प्रेसिंग। कि एक्सप्रेसिंग और इम्प्रेसिंग में क्या अंतर है, ये आप लोग के सिलेबस में पढ़ना भी है, एक्सप्रेसिव वर्सेस इम्प्रेसिव। तो पहले ना हम थोड़ा सा बता देते हैं एक्सप्रेसिव का मतलब क्या। एक्सप्रेसिव का मतलब होता है कोई चीज बोलना या लिखना या फिर व्यक्त करना, हिंदी में जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेस करना अच्छे से, और यही एक्सप्रेस का एक तरीका होता है, उस तरीके को ही क्या बोला गया है? इम्प्रेसिंग बोला गया है। तो ये आपके दरअसल ये सिलेबस में जो ये टॉपिक पढ़ना है आपको, एक्सप्रेसिंग वर्सेस इम्प्रेसिंग, ये एक लेंदी बेसिस पे पढ़ना है, लेकिन ये आपको पूछ दिया है शॉर्ट बेसिस पे ये क्वेश्चन, तो समझते हैं ये क्या है। हम थोड़ा सा लेंदी बेसिस पे ही बताएंगे हम, ताकि आप बहुत अच्छे से इसको लिख सकें। एक्सप्रेसिंग वर्सेस इम्प्रेसिंग, बोथ आर एडजेक्टिव्स, दोनों क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, क्योंकि मैं जब बताता हुआ रहता हूं तो फिर मैं ना बीच में आ जाता हूं, तो शायद आप लोग को दिखता नहीं होगा। अब ये आप लोग को दिख रहा होगा। तो बोथ आर एडजेक्टिव्स, ये दोनों ही क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। एक्सप्रेसिव मीन्स, एक्सप्रेसिव का मतलब क्या है? टू कन्वे आवर मैसेजेस क्लियरली। एक्सप्रेसिव का मतलब होता है
अपनी मैसेज को, अपनी बातों को एकदम क्लियरली अंदाज में बोलना। मीन्स टू स्पीक एंड राइट इन टर्म्स ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट। इसका मतलब ये भी होता है कि जो भी हम बोल रहे हैं सामने वाला तो समझेगा, लेकिन उससे पहले हमको समझ में आना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट एंड देन ऑफ कोर्स, और उसके बाद फॉर ऑडियंस, और उसके बाद फिर ऑडियंस के लिए। ऑडियंस मतलब जो भी मेरा स्टूडेंट रहे या जो कोई भी रहे वही मेरा ऑडियंस है। एज इट इज टेक्निकल राइटिंग, क्योंकि आपका ये जो सिलेबस है वो टेक्निकल राइटिंग है, और टेक्निकल राइटिंग में ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि आप सिर्फ वही ना बोलें जो आपको बोलना है या जो आपको कहना है। आप वो करें, मतलब वो बोलें या फिर वो लिखें जो ऑडियंस समझ में, मतलब जो ऑडियंस को समझ में आ जाए। तो ऑडियंस के हिसाब से लिखना ही दरअसल टेक्निकल राइटिंग है। इसीलिए टेक्निकल राइटिंग को होने के नाते इट इज द एक्सप्रेसिव विच रिक्वायर्स कस्टमर टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। क्योंकि एक्सप्रेसिव का मतलब क्या है, हम कुछ भी बोल दें चलेगा, लेकिन ऑडियंस समझ ही नहीं पाया तो फिर बोलने का क्या फायदा, लिखने का क्या फायदा। तो ये कस्टमर के लिए होता है। इट शुड बी फ्री फ्रॉम जिगजैग, जिगजैग से एकदम फ्री रहना चाहिए जो भी आप बोल रहे हैं या लिख रहे हैं। एंड मस्ट बी सिंपल एंड कॉन्साइज, और बिल्कुल सिंपल और छोटा होना चाहिए। अब ये इंप्रेसिव क्या है जी? तो इंप्रेसिव मीन्स इट स्टैंड्स ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सप्रेसिव। यहां से हम क्या बोलना चाहते हैं ये बात कि इंप्रेसिव का मतलब ही होता है एक्सप्रेसिव के ग्राउंड पे टिकना। मान लीजिए कि मैंने जो ये मेरा एक्सप्रेसिव है और इसी एक्सप्रेसिव में इंप्रेसिव टिकेगा। अब ये कहने का मतलब क्या है, हम जो कुछ भी आपको बोलकर या लिखकर या जैसे भी समझा रहे हैं ये तो मेरा एक्सप्रेसिव हुआ, लेकिन जो मेरे समझाने का स्टाइल है, बताने का जो स्टाइल है, स्टाइल कहने का मतलब बोलने का स्टाइल या फिर लिखने का स्टाइल। लिखने का स्टाइल में देखिएगा मैंने कुछ कुछ कॉमा दिया है, 1 कॉमा 2 कॉमा है ना, 3, शायद मैंने 3 कॉमा देखे मैंने, ये मेरा लिखने का स्टाइल है। तो पहले तो हमको एक्सप्रेसिव होना है, और इसी एक्सप्रेसिव में जो मेरा अंदाज आएगा उसी को क्या हम लोग बोल देते हैं, इंप्रेसिव बोल देते हैं। सिर्फ शर्ट पैंट पहनकर बढ़िया बढ़िया और कोट वगैरह या फिर टाई लगाकर जूता पॉलिश करके इंटरव्यू में बैठ जाना, दैट इज नॉट इंप्रेसिव। हाँ वो भी बात सही है, लेकिन जब आप बैठिएगा बातचीत करना, जब आप शुरू कीजिएगा तो पहले एक्सप्रेसिव तो होना चाहिए, तब ना उसके बाद इंप्रेसिव होगा। तो ये दोनों में फर्क होता है और दोनों ही जरूरी है। इट इज अ स्टाइल विच अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द कन्वेड मैसेज ऑफ एक्सप्रेसिव। यस, अब ये क्या हुआ कि ये दरअसल एक स्टाइल है। कौन स्टाइल है जी? इंप्रेसिव एक तरह का स्टाइल है। इंप्रेसिव एक तरह का स्टाइल है। और ये पता कैसे चलता है? तो आदमी जब भी अपना मैसेज एक्सप्रेस करता है उसी मैसेज के दरमियान लोग अट्रैक्टेड हो जाते हैं। अट्रैक्टेड हो जाते हैं किसकी तरफ? उसकी मतलब छोड़िए, ये थोड़ा जिगजैग हो रहा है, ये जो हम देखें, हम खुद लिखे जिगजैग और हम खुद जिगजैग बता रहे हैं। मतलब ये कि जो आदमी बताता है, जो एक्सप्रेस करता है, उसकी एक्सप्रेशन को देख करके लोग अट्रैक्टेड हो जाते हैं, एंड दैट अट्रैक्शन इज इंप्रेसिव। यही फर्क है एक्सप्रेसिव और इंप्रेसिव में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दरअसल ये जो हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको, ये 7th नंबर है। व्हाट एलिमेंट्स कैन यू यूज टू इनहेंस योर प्रेजेंटेशंस? कि प्रेजेंटेशन क्या होता है और उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आप यूज कर सकते हैं ताकि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाए। इसी का एक हिस्सा क्वेश्चन नंबर 2 के ए में है, विजुअल एड्स। कि विजुअल एड्स क्या होता है, यानी विजुअल एड्स प्रेजेंटेशन का ही हिस्सा है। इसीलिए देखिए मैंने ऊपर में लिख दिया है, प्रेजेंटेशन को हम समझाएंगे। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन नंबर 7 भी कवर हो जाएगा और इसी में फिर एक्सटेंड होगा विजुअल एड्स, क्योंकि विजुअल एड्स प्रेजेंटेशन में भी लिखा आएगा और वो अलग भी आएगा। इसलिए मैंने कभी कहा था कि यदि आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो अगर एक चीज को समझ गए ना तो 4 क्वेश्चंस का आप आंसरिंग कर सकते हैं, और 4 क्वेश्चंस का आंसरिंग में हर एक का मिला जुला हुआ रूप लिखाया जा सकता है। यही जबरदस्त आपका ये सिलेबस है, समझिएगा, आप लोग डरिएगा नहीं इससे। तो अभी तो हम प्रेजेंटेशन समझा रहे हैं, इसी को समझाने के दरमियान एक विजुअल एड्स भी आएगा जो आपको समझ में आएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा हम पहले साइड हो जाते हैं ताकि आप लोग को कभी भी देखने का जरूरत पड़े तो पूरा बोर्ड देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट आर यूज्ड या फिर बीइंग यूज्ड टू एनहांस आवर प्रेजेंटेशन, कि हम अपना प्रेजेंटेशन को अच्छा करने के लिए क्या करें, उसी को हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझिए कि प्रेजेंटेशन होता क्या है। अ प्रेजेंटेशन इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन that can be adapted to various speaking situations। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि एक तरह का वो कम्युनिकेशन ही है। मतलब कम्युनिकेशन मतलब क्या, बोल कर या लिख कर करना, लेकिन अधिकतर आप लोग को बोल कर ही करना। ये दिस इज लाइक प्रेजेंटेशन जो हम अभी आपको बता रहे हैं। क्लास में जो टीचर पढ़ाते हैं दैट इज ऑल्सो प्रेजेंटेशन। कभी कभी आपको बुला दिया जाता है स्टेज पे और कुछ बोलिए, वो भी प्रेजेंटेशन है। तो इट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक तरह का कम्युनिकेशन ही है जो कि कब कब होता है, कभी एक ग्रुप से बात करते हैं, कभी अपने दोस्तों से बात करते हैं, कभी कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसी तरह से मैंने यहाँ पर एटसेट्रा लिख दिया क्योंकि बहुत कुछ हो सकता है।
वन टू वन में दोस्तों से, टीचर से, मम्मी पापा से, या फिर ग्रुपिंग में दोस्तों के साथ, या ऑफिस में टीम के साथ हो, या कभी कभी लीडर को देखते होंगे एक बहुत बड़ी भीड़ के सामने प्रेजेंटेशन देता है। तो यही मेरा क्या हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया। अब इसके बाद आता है कि एलिमेंट्स टू एनहांस प्रेजेंटेशन, की प्रेजेंटेशन को अच्छा करने के लिए हम लोग क्या करें। तो सिलेक्ट एंड लिमिट द सब्जेक्ट, कि सबसे पहले तो आप सिलेक्ट कीजिए कि आप बताने क्या जा रहे हैं, उस सब्जेक्ट का आप नेमिंग दीजिए। जैसे एस्से में होता है ना, गाय पर एस्से लिखना या किसी टॉपिक पर, तो एक टॉपिक दे दीजिए और उसी के बाद उसको लिमिट करिए। ज्यादा भी नहीं बताना, उतना ही जितना की जरूरत है। डिटरमाइन द रीजन ऑफ प्रेजेंटेशन, और ये सोच कर तैयार कीजिएगा कि क्यों आखिर हम ये प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, तो ज्यादा अच्छा से क्लियर होगा। यही सारे एलिमेंट्स हैं, यही आपका आंसरिंग होने जा रहा है। जो पूछ रहा है ना कि कौन कौन से एलिमेंट्स है, यहीं से स्टार्ट हो गया ये आपका। तो डिटरमाइन द रीजन ऑफ प्रेजेंटेशन, की प्रेजेंटेशन हम क्यों तैयार कर रहे हैं। जैसे कोई इंफॉर्मेशन के लिए तैयार करता है, कोई इंडिकेट के लिए तैयार करता है, कोई इंस्पायर के लिए, कोई इंटरटेनमेंट के लिए, कोई एडुकेट के लिए, मतलब पढ़ाने के लिए, इसलिए मैंने एटसेट्रा लिख दिया है। मैं अभी आपको यहाँ पर एडुकेट करने के लिए कर रहा हूँ ये काम, इंस्पायर के लिए मैं नहीं कर रहा, इंडिकेट के लिए मैं नहीं कर रहा। लेकिन जब कोई एक्टर को, सिंगर को देखिएगा तो वो इंटरटेन करने के लिए करता है। तो सबका एक अपना अपना ओरिएंटेशन होता है। नो एंड एनालाइज योर टारगेट ऑडियंस, हाँ आप ये जानिए कि मैं ये जिसके लिए तैयार कर रहा हूं वो मेरा ऑडियंस कौन है। तो मेरा तो ऑडियंस भाई स्टूडेंट है, तो हमको पता है क्या क्या चीज हमको बोलना है, कैसे कैसे लिखना है। यही अगर डांसर अगर रहता है तो उसके हिसाब से कपड़ा वगैरह भी देखा जाता है, स्टाइल वगैरह भी देखा जाता है। हाँ, हर एक प्रेजेंटेशन में वो फॉर्मेट जरूर अप्लाई कीजिए, ओपनिंग, बॉडी एंड क्लोजिंग। कहने का मतलब जब हम लोग एक एस्से लिखते हैं तो देखते हैं ना, एक इंट्रो सेक्शन होता है, फिर एक बॉडी सेक्शन होता है और लास्ट में कंक्लूजन होता है। उसी तरीके से कोई भी प्रेजेंटेशन का एक ओपनिंग जबरदस्त होना चाहिए ताकि लोग अट्रैक्टेड हो जाए। उसके बाद एक बॉडी सेक्शन में चलेगा, जितना और भी जो भी हमको इन्फॉर्मेशन देना है वो भी चलेगा, और लास्ट में फिर अच्छे से उसकी क्लोजिंग करेंगे, कंक्लूजन निकालते हुए। ये सब होना चाहिए प्रेजेंटेशन में। अभी हम और देख रहे हैं। हाँ, अब इसमें नेक्स्ट देखिएगा कि मेकिंग अ प्रेजेंटेशन, कि जब हम लोग प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे बनाने के लिए तो ये सारा पॉइंट ध्यान में रखेंगे। टेल द ऑडियंस व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम, आप अपने ऑडियंस को बताइए कि आप उनको क्या बताने जा रहे हैं, ताकि ऑडियंस पहले समझे अच्छा ये बात है। और उसमें भी जो जो बातें होने वाली हैं वो सारी भी आप पहले बता दीजिए, एक छोटा सा एक हाईलाइट से लेकर या फिर बुलेट पॉइंट लेकर के। जैसे मैं देखिए बार बार यहाँ पे एक ब्लू कलर से एक बुलेट पॉइंट दे रहा हूँ, एक बताने जा रहा हूँ कि मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, फिर इसके बारे में, है ना। तो वही मैंने लिखा है। देन टेल व्हाट यू वांट टू टेल देम, कि अब आप क्या क्या उनको बताना चाहते हैं। एट द एंड टेल देम व्हाट यू हैव टोल्ड, और जब सब कुछ खत्म हो जाए तो एक लास्ट में एक रैप अप भी करते हैं कि ये सारी चीजें बता। ऐसे करने से एक अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार होता है। और इसके साथ ही साथ टेक हेल्प फ्रॉम राइटिंग्स, पेपर्स, विजुअल एड्स, मूवीज, क्लिप्स, बहुत सारी चीजें। आप चाहें तो आप हेल्प भी ले सकते हैं। आप जिस चीज से भी आप हेल्प लेना चाहें, जैसे कि कोई पेपर से करता है, कोई रिसर्च पेपर से करता है, कोई बुक से करता है, कोई बहुत सारा विजुअल्स तैयार करता है, जैसे क्लिप हो, फोटो है। यहीं से देखिए अब आपका विजुअल एड्स अब ये स्टार्ट हो रहा है, जो हम आपको विजुअल एड्स अब हम बताने जा रहे हैं। देखिए विजुअल एड्स क्या होता है। विजुअल एड्स, इफ यू स्पीक एंड राइट the audience will understand, but if you use photos, graphics, videos, clips, then people will understand it as ease. ease मतलब आसानी से, जो मैंने लास्ट में लिखा है। अगर आप बोलते हैं या लिखते हैं तो लोग तो समझते हैं, लेकिन यदि आप बोल रहे हैं और लिख रहे हैं और साथ में अगर कुछ फोटोज, वीडियोस, क्लिप्स अगर यूज करते हैं तो आदमी थोड़ा आसानी से समझता है। इसलिए वो सीरियल हो गया, टीवीज हो गया, फिल्म हो गया, कार्टून हो गया, देखते हैं ना। और खासकर आजकल ये ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो एक ये भी एक चलन है, हम लोग भी धीरे धीरे और अच्छे से सीख जाएंगे आप लोग से बात करने के लिए ऑनलाइन मोड में। दे यूज देयर हियरिंग एंड साइट परसेप्शन प्रॉपर्ली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि आदमी अपना हियरिंग, सुनने की, साइट और देखने की शक्ति को बहुत अच्छे से यूज करता है। यही विजुअल एड्स की खासियत होती है। विजुअल एड्स में एक ऑडियंस फोकस, इससे क्या होता है कि ऑडियंस एकदम फोकस हो जाता है। मैसेज जो ट्रांसमिट होता है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। जो भी हम मैसेज बोलना चाहेंगे और अच्छे से लोग समझेंगे। इट हेल्प्स टू कीप द वर्ड कॉन्साइज। ऐसा करने से पूरा का पूरा जो हम लोग प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं वो एकदम कॉन्साइज रहता है, क्योंकि लिखना एक लेंदी काम है। 10-10 किताबें होती है, लेकिन उसी 10 किताब पर एक सीरियल या फिर एक मूवी बन जाता है। तो ये कॉन्साइज भी आपको रखता है। ये विजुअल एड्स है। अभी और बता रहे विजुअल एड्स। तो विजुअल एड्स में हम लोग अब आगे देख रहे हैं कि अटेंशन इन यूजिंग विजुअल एड्स, कि जब हम लोग विजुअल एड्स लिखेंगे तो उसमें अटेंशन किस किस बात पे देना है। अटेंशन देने का मतलब ये कि कौन कौन सी ऐसी बातें जो हम लोग को ध्यान में रखनी पड़ती है विजुअल एड्स के रिगार्डिंग। तो मैंने यहाँ पे लिखा है यूज द विजुअल एड्स एट एप्रोप्रिएट टाइम। विजुअल एड्स का यूज तभी यूज कीजिए आप अपने प्रेजेंटेशन में जब वो सही समय आए।
मान लीजिए आपको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से ही चलेंगे, हर समय एक अपना जो भी ग्राफ यूज कर रहे हैं या जो भी फोटो यूज कर रहे हैं एक सही समय पर वो आना चाहिए। जैसे कि आप बहुत सारे यूट्यूब पर टेडेक्स देखते होंगे या फिर और भी कुछ ऐसी प्रेजेंटेशन देखते हैं या स्पीच देखते हैं तो समय समय पर एक फोटो आता हुआ रहता है। मेक श्योर दैट एवरी पर्सन सीज द इट्स, और ये भी श्योरिटी रखिए कि सारे के सारे लोग जो बैठे हुए हैं वो सारे लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं उस फोटोज को, उस वीडियोज को, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं देखने में किसी को। नो ऑब्स्टेकल बिटवीन विजुअलेट्स एंड पर्संस, यहाँ तक कि अगर हम भी अगर लोग के बीच में आ गए तो फिर देखेगा कैसे, जैसे हम आपका क्लास लेते रहते हैं, हमें विजुअलेट्स दिखा रहे हैं, हमें बीच में आ गए, इसलिए मैं आपको बोलता भी हूँ कि देखिए मैं साइड हो जाता हूँ ताकि आपको बीच में यदि कभी जरूरत पड़े तो आप पूरा का पूरा बोर्ड देख सके। तो ये भी एक हम लोग को देखकर चलना पड़ेगा कि कोई प्रॉब्लम ऑब्स्टेकल तो नहीं आ रहा। डोंट ओवर यूज ऑफ विजुअलेट्स, ज्यादा यूज नहीं किया जाता है विजुअलेट्स का। कोऑर्डिनेट ऑडियो एंड वीडियो, कभी कभी ऐसा होता है कि बोल रहा है और आवाज बाद में आ रहा है या फिर आवाज पहले जा रहा है बोल बाद में रहा है, तो ऑडियो और वीडियो का क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। बीवेयर ऑफ मूवीज एंड शोज क्लिप्स, जो मूवीज के क्लिप्स आते हैं या फिर जो शोज के क्लिप्स आते हैं थोड़ा ध्यान से कहने का मतलब ये कि ऐसा तो नहीं कि हम वो क्लिप डाल दिए जो डालना नहीं चाहिए था, या फिर ऐसा तो नहीं कि जो क्लिप डाल दिए वो इरेलेवेंट है। तो एक बार काउंटर चेक जरूर कर लीजिएगा प्रेजेंटेशन तैयार करने से पहले, बिना मतलब का इधर उधर नहीं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ विजुअलेट्स कि विजुअलेट्स के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट, कभी कभी कोई हम ऑब्जेक्ट ही दिखाकर बताते हैं कि देखिए जैसे कि ये मार्कर है, कभी कभी उस ऑब्जेक्ट का हम लोग मॉडल लेते हैं जिसको इमेज कह सकते हैं, उसके थ्रू भी विजुअलेट्स दिखाते हैं। फोटोग्राफ्स एंड पिक्चर्स, कभी फोटोग्राफ्स पिक्चर्स के यूज करते हैं या फिर मैप्स एंड ग्राफ्स का यूज करते हैं। ग्राफ से रिलेशन तो आप लोग का बहुत पुराना है, फिजिक्स में या मैथमेटिक्स को लेकर के देखिएगा, तो इसलिए मैंने वहां पर एटसेट्रा लगा दिया है। तो आप देखिएगा क्या कि मैं चला था प्रेजेंटेशन बताने, लेकिन उसी के साथ साथ मैंने आपको विजुअल एड्स भी बता दिया। क्यों? क्योंकि दोनों क्वेश्चन लगभग एक है। मैं चाहता तो मैं अलग अलग बता सकता था, लेकिन हमको मन नहीं लगता उस तरह से बताने में, इसलिए ये प्रेजेंटेशन टॉपिक से निकल कर आया, इसलिए मैं टॉपिक ही सीधा निकाल दिया। और मैंने देखा कि ये प्रेजेंटेशन आपका ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसी के साथ ही आपका विजुअल एड्स निकलेगा। और ये देखिए कितनी अच्छी बात है कि क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 के ए में कि विजुअल एड्स क्या होता है, तो वहां पर हम विजुअल एड्स में ये पूरा चीज तो लिखेंगे ही। और क्वेश्चन नंबर 7 में जो पूछ रहा है कि प्रेजेंटेशन के कौन कौन से एलिमेंट्स है, तो प्रेजेंटेशन के बारे में, प्रेजेंटेशन के एलिमेंट्स को जब हम लोग लिख लेंगे तो हम लोग विजुअल एड्स भी लिख सकते हैं, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। यही सबसे खास बात होती है आपके इस सिलेबस में जो मैंने आपको बताया टेक्निकल राइटिंग के दरमियान। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल रिपोर्ट एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट। दरअसल इसका एक और क्वेश्चन है कि रिपोर्ट क्या होता है, हम वो थोड़ा लॉन्ग भी लेंगे तो उसमें और अच्छे से आपको रिपोर्ट भी समझ में आएगा। लेकिन अभी थोड़ा देख लीजिए फॉर्मल रिपोर्ट और इनफॉर्मल रिपोर्ट में क्या फर्क है। मान लीजिए कि अगर हम कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं तो ये मेरा फॉर्मेट होता है। तो फॉर्मल रिपोर्ट का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम किसी ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करते हैं और एक बाकायदा एक अच्छे से हमको लिख करके देना पड़ता है, तो जहां पे सारे के सारे इंफॉर्मेशन देने हैं। जैसे कि एक दोस्त को लेटर लिखिए, भैया को लेटर लिखिए, लेकिन एक कॉलेज में प्रिंसिपल को लिखिए, हेडमास्टर को लिखिए, दोनों में फर्क है ना। तो ज्यादा स्टैंडर्ड अप्रोच हम कहाँ रखते हैं, कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स को या फिर किसी ऑफिस में। तो पूरे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर जब हम लोग चलते हैं एक एक बात को ध्यान में रख करके, दैट इज फॉर्मल रिपोर्ट। और यूं ही अगर ऑफिस में अगर अपने कलीग को देना है थोड़ा बहुत इधर उधर, तो दैट इज इनफॉर्मल रिपोर्ट। लेकिन फॉर्मल रिपोर्ट में यूज क्या क्या होता है, तो देखिए फॉर्मल स्ट्रक्चर, सबसे पहले कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फॉलो होगा। जैसे क्या क्या, टाइटल पेज होनी चाहिए कि किस बारे में हम लोग वो रिपोर्ट लिख रहे हैं। अब्स्ट्रैक्ट एक लिखा जाता है कि इस रिपोर्ट में आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या इसमें दिया गया है, ताकि जिसको रिलेवेंट लगे वही पढ़े, जिसको रिलेवेंट लगे वो ना पढ़े। टेबल ऑफ कंटेंट, फिर कि क्या क्या आप इसमें टॉपिक इंक्लूड कर रहे हैं, पूरा आप उसको मेंशन कीजिए। फिर इसके बाद एक एसे की तरफ फॉलो होगा कि पहले एक इंट्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद पूरा का पूरा बात बॉडी में लिखा जाएगा और लास्ट में कंक्लूजन निकल कर आएगा। यदि आप चाहें तो कुछ रेफरेंसेस भी दे सकते हैं। और लास्ट में एक इंडेक्स होता है। इंडेक्स कहने का मतलब कि देखे होंगे आप कभी बुक वगैरह में कि कोई कोई टॉपिक लिख करके पेज नंबर दिया रहता है, वर्ड लिख करके पेज नंबर दिया हुआ रहता है, इससे आसानी से पकड़ में आ जाता है ये इधर है ये इधर है। तो इंडेक्स भी अगर जरूरत पड़ेगा अगर इनक्लोजर में तो दिया जा सकता है। रिपोर्ट लिखते वक्त देखा यह जाता है कि जिस बात के लिए हम लोग रिपोर्ट लिख रहे हैं, जिसके पास ये पहुंचने वाला है, उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, सारा का सारा इंफॉर्मेशन उसमें होना चाहिए। यही क्या है, फॉर्मल रिपोर्ट है। इनफॉर्मल रिपोर्ट क्या, जस्ट एज अ रिपोर्ट फॉर इनवर्ड सर्कुलेशन। अगर आपको ऑफिस में ही अपने कलीग के बीच या थोड़े से सीनियर्स के बीच करना हो सर्कुलेट, तो आप ये इनफॉर्मल रिपोर्ट आप यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल में फर्क क्या है ये मैंने आपको बताया है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट वो है
क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिपोर्ट एंड मेमो, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स, कि मेमो और रिपोर्ट में क्या फर्क है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको मेमो और रिपोर्ट में फर्क बता रहा हूं। यहां तक कि 4 के डी में भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या होता है। तो मैं यहीं पर इंक्लूड आपको कर रहा हूं कि ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या है। तो देख रहे नहीं हम कैसे बता रहे हैं, दरअसल हम कर ये रहे हैं कि जो जो टॉपिक है हम उस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ताकि पूरा टॉपिक ही आप समझ जाए, उसके बाद फिर आप इसका आंसरिंग आप कर सके। तो जैसे मेमो और रिपोर्ट में पहले फर्क देख लेते हैं वो क्या होता है। मेमो को ही मेमोरेंडम बोलते हैं या फिर मेमोरेंडम को शॉर्ट फॉर्म में मेमो बोलते हैं। तो ये होता क्या है, तो ये भी एक छोटा तरह का पेज ही होता है, लेकिन इट इज अ शॉर्ट मैसेज और रिकॉर्ड यूज फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन इन अ बिजनेस। मान लीजिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में यदि इंटरनल मीटिंग होती है, तो मीटिंग के लिए पहले सबको बताया जाता है ना कि देखिए इस पॉइंट को लेकर मीटिंग होनी है, फिर मीटिंग में क्या क्या होता है उसकी नोट होती है, फिर अगले दिन भी मीटिंग होगी, क्योंकि एक दिन में मीटिंग कभी कभी खत्म नहीं होता है। तो मेमोरेंडम का मतलब होता है ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक छोटा सा मैसेज होता है कि चलो भाई आज मीटिंग होना है, ये बात होगा, फिर पिछले बार इतना हुआ था, अब इसके आगे इस पॉइंट्स होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेमो। ये एक रिपोर्ट नहीं है, ये एक छोटा सा रिमाइंडर होता है। तो हाँ क्या हुआ, इट्स कोर पर्पस इज टू गिव इंस्ट्रक्शंस एंड सर्व एज अ रिमाइंडर ऑफ इवेंट्स, मीटिंग्स, एक्शंस। दरअसल इसका कोर पर्पस यही होता है कि सबको घंटी बजा दिया जाए कि मीटिंग होना है जी, और ये टॉपिक पर बस इतना ही इसका, इसी को हम लोग मेमो बोलते हैं या मेमोरेंडम बोलते हैं। जबकि रिपोर्ट क्या है भाई, तो रिपोर्ट इज अ माइन्यूटली रिटन डॉक्यूमेंट फॉर इंफॉर्मेशन। रिपोर्ट का मतलब होता है किसी चीज की रिपोर्ट तैयार करके देना, और ये एक माइन्यूट वर्क है। माइन्यूट कहने का मतलब ये बहुत अच्छे से ध्यान से कोई एक एक पॉइंट मिस ना हो जाए, क्योंकि इसी रिपोर्ट के बेसिस पे मेरा जस्टिफिकेशन आने वाला है। इट इज ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टू। अगर रिपोर्ट को अगर आप देखिएगा तो बहुत ऑब्जेक्टिव है, इधर उधर घुमाकर बात मत कीजिए, और सब्जेक्टिव टू, और ये सब्जेक्टिव भी है, इसलिए जो जो बातें पूरी डिटेल उसमें आप डालिए, इधर उधर की बातें नहीं की जाती हैं। तो ये हुआ रिपोर्ट। लेकिन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या इसी से जुड़ा हुआ है। आप लोग पेपर देखिए, कोई क्राइम वगैरह देखिए, तो इन्वेस्टिगेशन होता है ना, यानी रिपोर्ट में एक इन्वेस्टिगेशन अप्रोच अगर जोड़ देते हैं तो हो गया जी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। अब इसमें होता क्या क्या है, इट कंप्राइजेस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रिपोर्ट राइटिंग फर्स्ट। सबसे पहले तो इसमें रिपोर्ट राइटिंग के जितने भी एलिमेंट्स है वो सब होंगे ही होंगे। देन इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, ये फैक्ट्स के बेसिस पे, जैसे कोई कोर्ट वगैरह होता है तो वो पोएट्री के आधार पे डिसीजन नहीं लेता, फैक्ट्स क्या क्या है, एविडेंस क्या क्या है, एग्जांपल्स बताइए, जुडिशियस क्लोजर्स, सब कुछ डाल देते हैं उस रिपोर्ट में, उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में, ताकि सामने वाला देख कर पढ़ कर समझ जाए कि यस ये इन्वेस्टिगेशन किया हुआ, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। तो ये हुआ मेमो या फिर मेमोरेंडम या फिर रिपोर्ट या फिर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट बताने जा रहे हैं एडिटिंग, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट आर द एडिटिंग टेक्निक्स, की एडिटिंग करने में कौन कौन सा टेक्निक हमको यूज करना चाहिए, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। यही क्वेश्चन नंबर 2 और 4 में भी है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी है व्हाई इज एडिटिंग इंपॉर्टेंट, कि एडिटिंग इंपॉर्टेंट क्यों होता है। अगर हम एडिटिंग समझ जाएंगे तो एडिटिंग इंपॉर्टेंट क्यों होता है वो भी पता चल गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में भी है टाइप्स ऑफ एडिटिंग, क्वेश्चन नंबर 4 के सी में, कि भाई एडिटिंग के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो दरअसल ये एडिटिंग पोर्शन का ही है, तो पहले हम एडिटिंग आपको समझा दे रहे हैं, उसी में फिर मैं आपको टाइप्स ऑफ एडिटिंग में मैं आपको बता दूंगा, और इसी के अकॉर्डिंग फिर इंपॉर्टेंस ऑफ एडिटिंग आपको पता चल जाएगा। तो देखिए एडिटिंग क्या होता है, एडिटिंग कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट मेरा तैयार हो गया है, मैं पहले साइड में हो जाऊं ताकि आपको कभी देखने की जरूरत पड़े तो देख सके पूरा बोर्ड। अगर आपका डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, या कोई बुक भी देखते हैं जब छपता है, तो एक एडिटर पहले चेक करता है, उसमें बहुत कुछ देखता है, वही सब कुछ जो इंफॉर्मेशन होता है, यहां तक कि एक पॉइंट वो और देखता है जिसका नाम है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग ये भी हम बताएंगे कि ये क्या होता है। तो वो बहुत कुछ देखता है। तो एडिटिंग करने का मतलब ये कि लैंग्वेज के हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से, इंफॉर्मेशन के हिसाब से सही से इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि नहीं है, फैक्ट्स के हिसाब से कि जो जो भी कंटेंट डाले हैं वो रेलेवेंट है ना, कि बिना मतलब का भी कुछ कुछ डाल दिए हैं। तो यही सब एडिटिंग होता है। तो टेक्निक्स इन एडिटिंग में क्या समझेंगे, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन टेक्निकल राइटिंग। अगर टेक्निकल राइटिंग की बात की जाए तो एडिटिंग सबसे जबरदस्त बात होती है। इट शुड बी फ्री फ्रॉम ग्रामर एरर, इसका मतलब होता है कि ग्रामर की गलती नहीं होनी चाहिए। शुड बी रेलेवेंट, जो भी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए रेलेवेंट देनी चाहिए। रेलेवेंसी मतलब जो एग्जाम्पल उसके लायक है वही देंगे। जैसे अभी तक हम जो कुछ भी आपको पढ़ा रहे हैं सब रेलेवेंट एग्जाम्पल ही दे रहे हैं, हम कहीं भी मैथ्स फिजिक्स का कोई फॉर्मूला ये सब नहीं दे रहे हैं। तो इंग्लिश से रिलेटेड ही हम जो दे रहे हैं, थॉट से रिलेटेड, उसी को हम लोग बोलते हैं रेलेवेंट। मस्ट बी फ्री फ्रॉम इरेलेवेंट,
इरेलीवेंट नहीं होना चाहिए, बिना मतलब के इधर उधर वाली बात नहीं होनी चाहिए। एंड देयर शुड बी सिंपल एंड कन्वेड लैंग्वेज, और लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए और कन्वे मतलब जो समझ में आ जाए। ये होता है टेक्निक्स इन एडिटिंग में। अब टाइप्स ऑफ एडिटिंग क्या है जी, तो जैसे कॉपी एडिटिंग। कॉपी एडिटिंग का मतलब होता है, मान लीजिए कोई बुक छपने से पहले जो आता है मेरे हैंड में, उसी को कॉपी बोलते हैं। उसी को एक बार देखना, एक ओवरऑल देखना, पूरे बढ़िया से नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉपी एडिटिंग। लेकिन अगर हम उसकी एक एक लाइन को देखने चले, अरे तो ग्रामर में प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये टेंस प्रॉब्लम, ये पंक्चुएशन, इस तरह से देखने चले तो लाइन एडिटिंग। और अगर लाइन को भी एकदम बहुत ध्यान से देखने चले, पैसेज को भी ध्यान से अगर हम और पैनी नजर डाल दें, तो पंक्चुएशन आएगा, फुल स्टॉप कहाँ लगेगा, कॉमा कहाँ लगेगा, कॉलन कहाँ लगेगा, सेमी कॉलन कहाँ लगेगा, ये सारा चीज आता है। कैपिटलाइजेशन, अरे यहाँ तो कैपिटल लेटर होना चाहिए। एब्रिविएशन, अगर और डीप में चले जाएंगे तो फिर वो मैकेनिकल एडिटिंग हो गया। डेवलपमेंटल एडिटिंग क्या है, टू मेक द कॉपी मोर इन्फॉर्मेटिव। मान लीजिए कि मैं किसी चीज का एडिट किया, हमको लग रहा है कि नहीं इसमें कुछ और चीज इंक्लूड होना चाहिए, अब आप उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल एडिटिंग। सब्सटेंसिव एडिटिंग क्या होता है, सब्सटेंसिव कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई फिल्म का स्क्रिप्ट तैयार होता है, किसी को लग रहा है कि नहीं एक सीन और ऐड करेंगे, एक राजू आएगा वहां से गधे के साथ, तो जब कभी भी कुछ और अलग से जब उसी में जब छेड़छाड़ किया जाता है सीन को लेकर के या किसी खास चीज को लेकर के, तो अगर आप उसके सब्सटेंस को अगर आप चेंज कर रहे हैं तो उसी को कहते हैं डेप्थ एडिटिंग। इवेल्युएटिंग, तो इवेल्युएटिंग एक होता है नॉर्मल में, हाँ सब कुछ सब ठीक है। एक होता है लास्ट में प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग क्या होता है कि जब सब कुछ छपकर एडिटिंग वगैरह होकर जब तैयार हो जाता है, तो फिर इतना डीप में नहीं देखना पड़ता है ग्रामर वगैरह, फिर एक लास्ट में एक ओवरऑल आगे पीछे देख लिया जाता है, सब कुछ ठीक है नहीं, दैट इज प्रूफ रीडिंग। तो यहां से ये जो मेरा 3 क्वेश्चन है कि टेक्निक्स इन एडिटिंग क्या होता है, या फिर क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी है व्हाई इज एडिटिंग इंपॉर्टेंट, वो भी निकल कर आ रहा है, या फिर 4 का जो एक सी है टाइप्स ऑफ एडिटिंग, वो तो पूरा का पूरा निकल कर आ रहा है। तो यहाँ से आपको एडिटिंग का कॉन्सेप्ट पता चल गया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं। इसमें आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द मेजर इम्पेडिमेंट्स टू टेक्निकल राइटिंग। कि टेक्निकल राइटिंग में मेजर इम्पेडिमेंट्स कौन कौन से है। देखिए इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है चैलेंजेस। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस इन टेक्निकल राइटिंग। तो टेक्निकल राइटिंग तो अब आप समझ रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस को जरा आप समझ लीजिए कि चैलेंजेस क्या क्या है। सो टेक्निकल राइटिंग इज सो इंपॉर्टेंट फॉर एन इंजीनियर that it does not limit over the languages and grammar। टेक्निकल राइटिंग का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि ग्रामर या लैंग्वेज पर आकर टिक जाए, इसमें और भी बहुत सारी बातें देखी जाती है। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि व्हाट आर द चैलेंजेस, कि क्या क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए, जो जो होती है वो तो ठीक है, और ध्यान भी क्या क्या रखें। इट डिमांड्स मोर एज इट इज अ चैलेंजिंग वर्क, चूंकि इसमें बहुत ज्यादा चीज चाहिए, क्योंकि एक चैलेंजिंग वर्क होता है एक टेक्निकल राइटिंग। सो वी शुड बी केयरफुल विद द फॉलोइंग पॉइंट्स। इसलिए मैं नीचे कुछ पॉइंट्स लिखा हूं ताकि आप उसको देखकर समझ सके कि वो क्या है। इसी के आधार पे जब आप एलाबोरेशन करना स्टार्ट कर दीजिएगा तो मेजर इंपीडेंस आपका खत्म हो जाएगा। मैं साइड में आ गया हूं ताकि आपको बीच में कभी भी जरूरत पड़े आप देख सकते हैं। पहला, इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट। आप जो टेक्निकल राइटिंग कर रहे हैं उसमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कंटेंट क्या क्या डाल रहे हैं, वो सब रेलेवेंट होना चाहिए, और इसी को एलाबोरेट कर देना 3-4 लाइन लिख करके। लैंग्वेज एंड स्टाइल, लैंग्वेज और स्टाइल कैसा होना चाहिए, ये दरअसल हम आपको यहाँ पर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपका आया है, कैसा लैंग्वेज देते हैं, कैसा स्टाइल देते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट आता है ग्रामर एंड एडिटिंग। हाँ, ग्रामर और एडिटिंग का खास ध्यान हमको रखना है टेक्निकल राइटिंग में। उसके बाद फिर आता है विजुअल्स एंड प्रेजेंटेशंस। विजुअल्स एंड प्रेजेंटेशंस का मतलब ये हुआ कि जो विजुअल एड्स होते हैं, जो हम लोग प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, उसमें जो भी फोटो है, ग्राफ से, वो सब ध्यान से रखेंगे। तो ये हो गया मेजर इम्पेडिमेंट्स। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है राइट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें से ए और बी। ए है राइटिंग स्टाइल क्या होता है, बी है जनरल राइटिंग। ये दोनों दरअसल डिस्कर्स से आता है, ये हम आपको समझाते हैं, ये दोनों का आंसर इसमें छुपा हुआ है। देखिए इसलिए मैंने लिखा 4 का ए और बी। राइटिंग स्टाइल क्या होता है, इट रेफर्स टू अ स्टाइल ऑफ द राइटर कीपिंग इन माइंड ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए कि कोई भी यदि राइटर यदि कुछ भी लिखता है तो उसका लिखने का स्टाइल क्या है, कोई हार्ड लैंग्वेज, कोई इजी लैंग्वेज, कोई ज्यादा एग्जांपल, कोई कब एग्जांपल, ये उसी का स्टाइल मैटर करता है। जिसमें से हाँ, सब्जेक्ट मैटर एंड ऑडियंस, क्योंकि ये जो भी हम लिख रहे हैं वो सब्जेक्ट मैटर हो गया, और किसके लिए लिख रहे हैं, ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं। मान लीजिए अगर कोई चंपक मैगजीन है तो बच्चों के लिए, तो बच्चों के हिसाब से ही लिखा जाएगा, यही होता है राइटिंग स्टाइल। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इट्स, इसके 4 टाइप्स हैं। वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय डिस्कर्स एंड इट्स टाइप्स, कि डिस्कर्स क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। यहां से अगर आप समझिएगा तो समझ जाइएगा। डिस्कर्स का मतलब होता है
किसी खास टॉपिक पे एक लंबे वक्त तक बोलना, एक लंबे समय तक लिखना, उसको डिस्कर्स कहा जाता है। जैसे एक एक्सपोजिटरी होता है, दूसरा नैरेटिव होता है, तीसरा डिस्क्रिप्टिव, चौथा आर्गुमेंटेटिव। एक्सपोजिटरी डिस्कर्स क्या होता है? एक्सपोजिटरी डिस्कर्स का मतलब होता है जो जनरली आप लोग किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं वो एक्सपोजिटरी डिस्कर्स है। इसी को हम लोग जनरल राइटिंग बोलते हैं, जो आपके क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहा है कि व्हाट इज जनरल राइटिंग, 4 का बी में, इसी को हम लोग जनरल राइटिंग भी बोलते हैं। जनरल राइटिंग में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। नैरेटिव डिस्कर्स में क्या होता है? एक नैरेशन टाइप का, एक स्टोरी बनाकर, जरा कोई लंबा हम लोग जब लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग प्रोज पोएट्री पढ़ते हैं, कविता या कोई कहानी पढ़ते हैं, तो एक नैरेटिव डिस्कर्स है। लेकिन जब मान लीजिए साइंस का कोई आंसरिंग हम कर रहे हैं तो वो एक्सपोजिटरी डिस्कर्स हो गया। अगला आता है डिस्क्रिप्टिव डिस्कर्स। थोड़ा और अगर डिटेलिंग में अगर हम बताने के लिए चलेंगे, चूंकि हर चीज का लिखने का एक अपना अपना स्टाइल होता है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि जिसमें हमको ज्यादा डिस्क्रिप्शन देना है, ज्यादा हमको एग्जांपल्स देने हैं, तो वो डिस्क्रिप्टिव में चला जाएगा। कुछ होते हैं आर्गुमेंटेटिव डिस्कर्स, जैसे लॉ से, कानून से संबंधित जो होते हैं, या फिर आप लोग असर्शन रीजन, आप लोगों ने देखा होगा असर्शन रीजन एक आईटी में पूछा जाता है और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में, तो वो आर्गुमेंटेटिव होते हैं कि एक के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि राइटिंग स्टाइल क्या होता है? राइटिंग स्टाइल मतलब ये होता है कि हर राइटर का लिखने का एक अपना अंदाज, और वो किस उद्देश्य से लिखेगा। जैसे मान लीजिए 4th-5th क्लास के बच्चे हैं, तो वहां पर ज्यादा आर्गुमेंटेटिव बात हम लोग नहीं लिख सकते हैं, वहां पर हम लोग एक्सपोजिटरी ही लेकर चल सकते हैं और थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्टिव। लेकिन जो बीटेक के बंदा है उसको आर्गुमेंटेटिव भी होनी चाहिए और डिस्क्रिप्टिव भी होनी चाहिए। तो यहाँ तो ये हम लोग जो देख रहे हैं, ये जो आपका ये टेक्निकल राइटिंग जो आपका ये जो क्वेश्चन है 2020 पेपर का, मैंने इसका ये तमाम चीज बता दिया आपको। अब ये आप लोग आराम से वीडियो देखिए, समझिए। यदि कुछ और दिक्कत होता है पूछ सकते हैं, वैसे भी बहुत सारा वीडियोस अपलोड है, उसको भी देखिए। एक क्वेश्चन इसमें 9 है जो मैं नहीं कर रहा हूं, इसको हो सके तो मैं पीडीएफ में दिलवा दूंगा। 9 नंबर है, इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स राइट अबाउट बेनिफिट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग। की टेक्निकल राइटिंग का बेनिफिट्स क्या होता है? दरअसल टेक्निकल राइटिंग का बेनिफिट 2-3 काम है। पहला तो जब आपको ऑफिस में जॉब लग जाएगा तो वहां पर आपको लिखने में काम करेगा। दूसरा ये कि अगर आप अच्छा टेक्निकल राइटिंग करने लगे तो हो सकता है फिर आप टेक्निकल राइटर ही आप बन जाइए। तो ये एक अलग बात है, जब पूरा टेक्निकल राइटिंग समझ जाइएगा तो फिर इसके बेनिफिट्स पे आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ तक हम समझते हैं। मैं आपका ये पूरा का पूरा मैंने ये टेक्निकल राइटिंग जो 2020 क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिया। यदि कुछ और भी क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसका लास्ट वाला का मैं कोशिश करूंगा एक पीडीएफ में दिलवा दूंगा। और अगर वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।